अगले दिन साकामोटो निशिना से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। निशिना उससे पूछता है कि कैसा सीक्रेट। उस पे वो कहता है कि यही कि तुम शिबा पार्क के हाई राइज में रहते हो, तो तुम फुजिको के अपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट हुए हो। आगे वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें निशिना फुजिको को फॉलो कर रहा था और निशिना से भी पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अगर तुमने फुजिको के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पे निशिना हंस के कहता है कि मैं उसको हर्ट क्यों करूंगा, मैं आज उसी की वजह से जिंदा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फुजिको निशिना से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, आजकल तुम बहुत चुपचाप रहने लगे हो। निशिना कहता है कि कुछ नहीं, बस ओवर टाइम की वजह से, पर मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे बेटर फील होता है। अगले सीन में फुजिको निशिना के रूम में लगी फोटोज देख लेती है। निशिना उसे बहुत सारे फोटोज दिखाता है। वो देख के कहती है मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। दरअसल वो ये सब इमेजिन कर रहा था, हालांकि वहाँ पे फुजिको नहीं थी। आगे साकामोटो फुजिको को बताता है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा वरीड फील करता हूँ। उस पे फुजिको कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, निशिना कोई सस्पिशियस इंसान नहीं है। वो फुजिको से कहता है कि उसे लोगों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। फुजिको बताती है पर निशिना ने मेरी कामिमुरा से जान बचाई थी। वो कहता है कि मुझे शक है क्योंकि वो एक बड़े घर का लड़का होने के बावजूद भी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए क्यों आया होगा। क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। इस पे फुजिको सोचने लगती है। अगले दिन फुजिको निशिना से बाहर पिकनिक पे चलने के लिए पूछती है। वो तुरंत ही हाँ कर देता है। आगे वो दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करते हैं और वो उसे बाय बोल के अंदर चली जाती है। बाद में वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। फुजिको जब ऑफिस के लिए जा रही थी, निशिना भी बाहर आके उससे कहता है कि आज रात मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही शाम होती है, फुजिको अपनी बालकनी में आके निशिना का वेट करती है, पर निशिना वहाँ पे नहीं होता है। वो निशिना के बालकनी में चली जाती है। तभी वो निशिना के घर में लगी अपनी तस्वीरों को देख लेती है। वो फोटोज देख के उसके घर के अंदर जाती है। तभी निशिना ये देख लेता है। वो फोटोज देख के शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि फुजिको ने खाई हुई आइसक्रीम की स्टिक भी उसने संभाल के रखी हुई थी। फुजिको ये सब देख के डर जाती है। तभी निशिना वहाँ आ जाता है। फुजिको उसे देख के अपने घर में भाग जाती है। वो उसके पीछे जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। निशिना कहता है प्लीज मेरी बात सुन लो। फुजिको जो काफी डरी हुई थी, उसको उसका सीक्रेट पता चल चुका था। वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, निशिना उठ जाता है। वो फुजिको का लोकेशन चेक करता है। फुजिको एक गार्डन में आई थी। फुजिको को पता चलता है कि निशिना उसको काफी दिनों से फॉलो कर रहा है और वो उसी के लिए इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। ऑफिस में सब फुजिको का वेट कर रहे थे। तभी उसकी दोस्त उसको कॉल करती है। निशिना उसका लोकेशन ट्रैक करके गार्डन पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। फुजिको वहाँ से भागने लगती है। तभी निशिना को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फुजिको उसके दोस्त से मिलती है और बताती है निशिना उसे स्टॉक कर रहा है। ये सुन के उसके दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। उसे बाद में पता चलता है कि उसने अपने फोन में जीपीएस ऑन रखा है। वो तुरंत अपना लोकेशन बंद करती है। आगे वो अपने दोस्त से उसकी बात ना मानने पर माफी मांगती है। निशिना उसे हर जगह ढूंढने लगता है। उसका दोस्त एक प्लान बनाता है। फुजिको का फोन ऑन करके उसका लोकेशन ऑन करता है। निशिना उसके लोकेशन पे पहुंच जाता है, पर वहाँ फुजिको नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है। वो निशिना से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो। उस पे निशिना बताता है कि फुजिको मेरा प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फुजिको का दोस्त उसे बताता है कि तुम किसी को फोर्स करके एक तरफा प्यार नहीं कर सकते। निशिना कहता है कि ये एक तरफा प्यार नहीं है और इसमें क्या बुराई है अगर मैं फुजिको से प्यार करता हूँ। फुजिको का दोस्त कहता है कि ये प्यार नहीं, तुम एक स्टॉकर हो। वो तिलमिला उठता है और कहता है कि मैं सिर्फ फुजिको को करीब से देखना चाहता हूँ। फुजिको का दोस्त निशिना को धमकी देके वहाँ से चला जाता है। आगे निशिना सोचता है कि क्या मैं भी कामिमुरा जैसा एक स्टॉकर हूँ। एक दिन निशिना साकामोटो से बात करने आता है, पर तभी साकामोटो उस पे हमला करता है। इसी बीच निशिना को चोट लगती है। वो निशिना से कहता है फुजिको अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो तुम उससे दूर रहो, तुम एक स्टॉकर हो। इस पे निशिना कहता है कि मैं सिर्फ फुजिको को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसे इस दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। साकामोटो से कहता है पर तुम्हारा तरीका गलत है। निशिना प्रॉमिस करता है कि अब से वो योमोगिदा के लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आगे साकामोटो योमोगिदा से मिलता है और उसे बताता है कि निशिना ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा है कि वो अपार्टमेंट छोड़ के जा रहा है, तो अब योमोगिदा वहाँ पे बिना किसी फिक्र के रह सकती है। योमोगिदा को यकीन नहीं होता। जब वो घर आती है तो देखती है कि एक कार्डबोर्ड में निशिना ने आई एम सॉरी लिखा था। एक दिन योमोगिदा ऑफिस में चक्कर आकर गिर जाती है। उसके भाई को लगता है इन सब बातों के लिए निशिना जिम्मेदार है। उसे होश आते ही उसका भाई कहता है तुम ऑफिस में गिर गई थी और साकामोटो तुम्हें यहाँ ले आया। योमोगिदा अब अपने घर आती है, तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो अंदर से ही देखती है निशिना
निशिना दरवाजे पे खड़ा था। वो उसे वहाँ जाने को कहती है। निशिना कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया, मुझे अभी पता चला कि तुम चक्कर आकर गिर गई थी। निशिना सिर्फ उसे देखने आया था। वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। आगे योमोगिदा नींद में रो रही थी। उसे बुरा लगता है कि उसने निशिना को जाने को कहा। अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो योमोगिदा को डेट के लिए पूछता है और कहता है कि तुम सोच के बता सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। योमोगिदा सोचती है क्या साकामोटो मुझे लाइक करता है। हम देखते हैं कि योमोगिदा अभी यही सोच रही थी कि मैंने निशिना को पूरी बात बोलने का मौका ही नहीं दिया, आखिर वो मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाला था। वो निशिना को मैसेज करती है। नेक्स्ट डे योमोगिदा निशिना को चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। वो दोनों बियर ऑर्डर करते हैं। योमोगिदा उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या कहने वाले थे और इस तरह से स्टॉक क्यों कर रहे थे। निशिना उसे बताता है कि हम पहली बार 4 साल पहले मिले हुए थे, शायद तुम्हें याद नहीं है। वो बताता है कि उस टाइम वो सुसाइड करने जा रहा था। तभी वहाँ योमोगिदा आती है और उसे समझाती है कि हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, और वो उसके पैर पकड़कर उसके नीचे गिरने से बचाती है। तभी योमोगिदा को सारी बातें याद आती है। निशिना उसे बताता है कि मैंने अपनी लाइफ सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे बिताई है। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसने अपना घर छोड़ के योमोगिदा को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। योमोगिदा कहती है कि और इस तरह से तुम स्टॉकर बन गए। वो कहता है कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का या डराने का कोई इरादा नहीं था, मैं फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, तुम पीसफुली वहाँ पे रह सकती हो। ये सब सुन योमोगिदा वहाँ से जाने लगती है। निशिना उसके पीछे जाता है। वो कहती है तुमने मुझे अपने जीने का जरिया बना के मुझे इस्तेमाल किया है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन योमोगिदा का भाई निशिना से मिलता है। निशिना से बात करके उसे पता चलता है कि अब निशिना और योमोगिदा एक दूसरे के टच में नहीं है। वो अपने बहन के पास जाता है और उसे समझाता है कि क्या उसने तुम्हें कभी भी हर्ट करने की कोशिश की है। नहीं ना, वो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था, और अगर अब तुम उसे नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से दूर जाने वाला है। वो कहती है अब सब खत्म हो चुका है। अगले सीन में योमोगिदा साकामोटो को कहती है कि वो उसके साथ बाहर नहीं चल सकती और उसे सॉरी कहती है। तभी साकामोटो उसे एक बैग देता है जो निशिना ने उसे दिया था। वो देखती है उसमें सेल्फ डिफेंस की चीजें थी। साकामोटो कहता है कि ये बैग निशिना ने दिया था, अब तुम डिसाइड करो इन चीजों का क्या करना है। आगे योमोगिदा उस जगह जाती है जहाँ वो और निशिना मिले थे। तभी वहाँ पे कामामुरा आता है। वो उसे देख के डर जाती है। वो कहता है चलो हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, और पागलों की तरह चीखने लगता है और अपने जेब से चाकू निकाल के योमोगिदा की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी निशिना बीच में आता है और उसे चाकू लग जाता है। निशिना को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में योमोगिदा उसके फादर से मिलती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा जागती की है, इन्हें इस बात का पछतावा होता है। ये सुन के योमोगिदा इमोशनल हो जाती है। रात को योमोगिदा अपने बालकनी में आती है। उसे निशिना की कई बातें याद आती है। निशिना हॉस्पिटल में योमोगिदा की फोटोज देखता है। अगले दिन जब योमोगिदा निशिना से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि निशिना को तो डिस्चार्ज मिल गया था। वो निशिना को ढूंढने लगती है और उसे कॉल करती है, पर निशिना उसका कॉल नहीं उठाता। योमोगिदा काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ निशिना आता है। योमोगिदा उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो आगे कहती है जब भी मैं इस बालकनी में आती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है, और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के निशिना भी अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि मैं पहले दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था, मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि योमोगिदा और उसके दोस्त पार्टी करने आते हैं। वो काफी खुश दिखते हैं। योमोगिदा रात को बालकनी में बैठ के निशिना के फोटोज देख रही थी, जो कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। अब 1 साल गुजर जाता है। योमोगिदा अपने बालकनी में खड़ी थी। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने निशिना था। अब निशिना और योमोगिदा एक साथ है और ये कहानी यही खत्म होती है।